हेलो फ्रेंड्स। वो एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीच में अटक गया था वीडियो। तो इस वजह से एक पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये एक आर्टिकल बच गया था आज का, तो अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने अभी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले वो देख सकते हो, फिर ये देख सकते हो, ये देख के भी वो देख सकते हो। दोनों अलग अलग आर्टिकल बिल्कुल शुरू से कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आर्टिकल है ये, नो सॉफ्टवेयर फॉर जस्टिस। अभी जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ये इंट्रोडक्टरी पार्ट तो कवर कर दिया था कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो किस पॉइंट पे थी, पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस लॉ एंड जस्टिस, उसने अपनी एक रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश किया और उसमें ये कहा है कि वर्चुअल कोर्ट्स को हेल्ड करने की ज़रूरत है इस पैंडेमिक टाइम पे। और जो चेयरमैन है उन्होंने भी यही कहा कि वर्चुअल कोर्ट जो है वो बहुत ही अच्छे रहेंगे, बहुत ही सस्ते भी रहेंगे, फास्टर भी रहेंगे, और जो भी लोकेशनल इश्यूज़ हैं या इकोनॉमिकल हैंडलिंग की बात है, हैंडीकैपिंग जो है वो भी कहीं ना कहीं कम रहेगी, सस्ते में जस्टिस डिलीवर हो जाएगी, प्रॉब्लम कम आएगी। और जो भी वल्नरेबल्स हैं, उन वल्नरेबल विटनेसेस हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सेफ्टी प्रोवाइड हो जाएगी कि हाँ पेंडेमिक की वजह से कोई प्रॉब्लम है या फिर ऑलरेडी कोई कोमॉर्बिडिटी चल रही है, बीमार हैं वो, बूढ़े हैं, उनको सारे एक एक्सपीडिएट प्रोसेस रहेगा, प्रोसीजर भी बहुत स्मूथ हो पाएगा। तो कहने का मतलब हर तरीके से आप देखोगे, अफोर्डेबिलिटी, सिटीजन फ्रेंडलीशिप भी देखो या ग्रेटर एक्सेस टू जस्टिस, ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये फेवर करती हुई दिखाई दे रही है स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आई है। इसी के साथ में कुछ जो लॉयर्स हैं, एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने ये कहा कि भाई आप फिजिकल हियरिंग को ही शुरू करो, ठीक है। स्मॉलर ग्रुप ऑफ देम ऑब्जेक्टिंग कि भाई हेल्थ कंसर्न है। कहने का मतलब कि कुछ लोग तो, कुछ वकील तो दिल्ली हाई कोर्ट में ये कह रहे हैं कि भाई फिजिकल हियरिंग होनी चाहिए, और कुछ वकील हैं उनमें, उसी ग्रुप में से कुछ वकील वो ये कह रहे हैं कि हेल्थ कंसर्न है इसलिए वर्चुअल कोर्ट हेल्ड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पॉइंट यहाँ पे आता है, गवर्नमेंट जो है हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन केवल डिजिटाइजेशन के ऊपर ज़्यादा विश्वास कर रही है, एक गेम चेंजर की तरह देख रही है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को। इससे रिलेटेड ऑलरेडी आपने देखा कि डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस हुआ, उसमें क्या देखा कि करप्शन को ख़त्म करना हमें, और जो काउंटरफेट मनीज चलती हैं, जो फेक करेंसी चल रही है, उसको रोकना है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म अच्छे रहेंगे। वहाँ पर भी यही सोल्यूशन था। तो आज देख सकते हो वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब चाहे एजुकेशन की बात करें या फिर कोई भी सेगमेंट हो, हर एक जगह पे कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को असर्ट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि ना तो मैं लॉयर हूँ, ना मैं कोई डिजिटल एक्सपर्ट हूँ, बट मैंने बहुत सारी हियरिंग्स में पार्टिसिपेट किया है कोर्ट्स के अंदर। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि जहाँ पर भी कोई प्रोसीडिंग होती है और वहाँ पर जब ज़रूरत होती है कि वाकई में पर्सनली वहाँ पर बैठ करके जब कोई काम किया जाए, तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे वो चीज़ मतलब आप डिलीवर नहीं कर सकते। ये बात ठीक है कि हम बार बार एक चीज़ के बारे में सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ऐसे भी आते रहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। ये अपने आप में नोटोरियसली एक अब्यूज मैक्सिम है कोर्ट सिस्टम का, क्योंकि हमारे यहाँ पर बेसिकली क्या है, लोअर कोर्ट्स में लगभग 3.1 लाख करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। इसी तरीके से हाई कोर्ट्स में आप देखोगे तो 44 लाख, और सुप्रीम कोर्ट में लगभग 60,000 केसेस पेंडिंग हैं। और प्रिजन्स की बात भी की जाए तो 114% तक कैपेसिटी होल्ड कर रखी है। आप देखो कि 100 जने की जगह 114 जने रहे हैं। ये डेटा बोर्ड काम का आप लिख लेना एक बार, ठीक है। ये 2019 का डेटा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम तो है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर वर्चुअल कोर्ट्स के बेसिस पे देखें तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है। क्योंकि आप देखो कि जैसे इंश्योरेंस के इश्यूज़ हो गए, चालान हो गए, ये छोटे छोटे इश्यूज़ की वजह से ज़्यादा केसेस अटके पड़े हैं, ठीक है। केसेस के नंबर की बात करो तो ये केसेस बहुत सारे हैं। तो इन केसेस को आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पर लेकर जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप चाहो कि जो बड़े बड़े केसेस हैं उनको आप ऑनलाइन ही आप टैकल करो, जहाँ पर वाकई में एक फिजिकल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो वहाँ पर तो आपको वर्चुअल कोर्ट्स को अवॉइड करने की ज़रूरत है। जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं वहीं पे जाने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ के लिए वही बात है, वन साइज़ नेवर फिट्स ऑल। हर केस के लिए आप एक ही चीज़ एक ही तरीके से नहीं कर सकते। जहाँ पर सुई का काम है सुई करेगी, तलवार का कोई मतलब नहीं बनता, राइट। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी तो देखना पड़ेगा ना कि वर्चुअल रूट के बेसिस पे वो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है, लॉयर्स जो हैं वो फीस को रिड्यूस भी कर रहे हैं कि नहीं। अब आप एक तरफ तो इकोनॉमिक हैंडीकैपिंग को हटाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी तरफ लॉयर कहे कि नहीं बताओ वर्चुअल कोर्ट में पार्टिसिपेट करूँ या फिर नॉर्मल फिजिकली जा करके करूँ, मुझे तो इतनी फीस लेनी है। तो क्या फ़ायदा हुआ जो विक्टिम्स हैं या फिर जो पार्टीज़ हैं जो कंटेंट कर रही है वहाँ पे। तो ऑनलाइन अगर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए तो ऑलरेडी आपके पास में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये जो प्रोविजंस है ना इंश्योरेंस वाले, छोटे जो केसेस हैं
जिनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जैसे कि हाँ किसी भी तरीके से उनके बीच में सेटल आउट किया जा सके मैटर को, जैसे नेगोशिएशन करा दिया जाए, आर्बिट्रेशन हो जाए, कॉन्सिलेशन हो जाए, फिर उसके बेसिस पे आप काम करो। बट उसके बियॉन्ड अगर जाना हो तो हमें डेफिनेटली वर्चुअल कोर्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। हर एक चीज़ में वर्चुअल कोर्ट्स को मत घुसाओ। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो वहाँ पर अगर वर्चुअल केसेस की बात करें तो वर्चुअली वो कैसे अपने जो एक तरीके से विटनेसेस हैं उनको प्रॉपरली रख पाएंगे, तो वहाँ पर भी तो हमें देखना पड़ेगा। और बार बार एडजॉर्नमेंट का जो एक केस चलता रहता है, जैसे नॉर्मली अपन कोर्ट्स में देखते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी केस आ गया, किसी भी केस में सुनवाई हो रही है तो लगातार एक मतलब मांग की जाती है कि एडजॉर्नमेंट कर दिया जाता है, रिपीटेड होते रहते हैं, उसकी वजह से केसेस क्या डिले होते जाते हैं रही सही में। और वो जो डिले कराए जाते हैं वो किसके द्वारा? प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज के द्वारा। अब प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी क्यों करती है? क्योंकि उनके पास में प्रॉपर एविडेंसेस नहीं होते हैं। अब प्रॉपर एविडेंसेस नहीं होते हैं तो उस केस में आपको पता ही है, फिर बाद में केस पे केस, तारीख पे तारीख, और डिले पे डिले होता चला जाता है। तो एसेंशियल तो ये है कि टेक्नोलॉजी जो है वो सप्लीमेंट करे, ना कि रिप्लेस करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अपन पॉइंट कर सकते हैं। तो सिस्टम को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, और साथ में जस्टिस की जो डिलीवरी होती है उन सर्विसेज को भी हमें अच्छे से करने की ज़रूरत है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की एक कमी लोकल कोर्ट्स को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक कमी की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, सिस्टम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब आप देखो, एक तरफ लैंडलाइन फैसिलिटी गाँव में अवेलेबल नहीं है, लॉयर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आर्ग्यूमेंट्स को रखने के लिए जब एक प्रॉपर वे में रखेंगे, फेस टू फेस जब डील करेंगे एक दूसरी पार्टीज़ के दोनों लॉयर्स, वहाँ पर जिस तरीके से अपनी बात को रखेंगे उतना क्या वायर्ड नेटवर्क में रख पाएंगे? क्योंकि वहाँ पर तो चलो एक लॉयर कुछ स्टेटमेंट दे रहा है और दूसरे लॉयर को ऑब्जेक्शन है इसके स्टेटमेंट से, और जबकि इसकी आवाज़ ही नहीं आएगी जज के पास में, क्योंकि म्यूट किया हुआ है इसको। मीटिंग में यही तो होता है, या गूगल मीट की या फिर जूम की मीटिंग में आपने सुना होगा, तो म्यूट कर देते हैं अपन, बस केवल एक जना बोल रहा है उसकी सुनाई की जाएगी। तो उस केस में अगर वो कुछ गलत भी बोलेगा तो वो कहीं ना कहीं नरेशन चेंज कर सकता है, और ये ऑब्जेक्शन अपना रजिस्टर भी नहीं करा पाएगी दूसरी पार्टी। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। चाहे आज इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, एग्रीकल्चर, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, हर एक सेक्टर में, और कहीं ना कहीं अब कोर्ट के अंदर भी ये प्रोविज़न किए जा रहे हैं कि वर्चुअल कोर्ट्स में या फिर वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएं। तो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जब हम बात करें लाइफ की, जब लिबर्टी की, उन चीज़ों को जब डिसीजन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करे तो फिजिकल कोर्ट रूम ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं बजाय कि वर्चुअल कोर्ट रूम के। क्योंकि वही बात, इंटरवेंशन की भी ज़रूरत पड़ती है कई बार, रिपीटेड जब कोई स्ट्रेस करना चाह रहा है, कोई पॉइंट को रिपीटेडली बोलना चाह रहा है, उस चीज़ को इग्नोर करना, तो वो जो एक्चुअल में हमारे जो एटीट्यूड है ना, अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग जो आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस, वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो वो ख़त्म हो जाएगा इस वर्चुअल कोर्ट के बेसिस पे अगर काम होता है तो जो डर है, जो गिल्ट है, जो रिग्रेट है, जो सैडनेस है, जो एंगर है, एक्चुअल में इन शॉर्ट इमोशंस हैं, वो इमोशंस ओपन प्लेटफॉर्म में नहीं आ पाएंगे, वो फ्रोजन हो जाएंगे स्मॉल स्पेसेस में ही। और अगर वो नहीं आ पाएंगे तो आप कैसे उन चीज़ों को प्रॉपरली वर्डिक्ट कर सकते हो, कैसे जज कर सकते हो कि क्या रीजनेबल है, क्या गलत है, क्या सही है? ठीक है। तो कोविड-19 के टाइम पे ये बात सही है कि सीनियर सिटीजन्स और कोमॉर्बिडिटीज़ वाले जो पेशेंट्स ऑलरेडी, उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लीनियंसी बरतनी है। अब आप एक चीज़ बताओ, कोविड-19 के केस में अगर बूढ़े लोग आते हैं या फिर ये कहें कि कोई ऑलरेडी कोई बीमारी से पीड़ित है, तो आप फिजिकली प्रेजेंट रहोगे तो उनको वहाँ पर देखोगे कि उसी के अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बोलते हैं लीनियंटली ट्रीट करोगे। और आप वर्चुअल में देखोगे तो एक हेल्दी बंदा है जो यूथ है, और दूसरा बंदा इधर है जो एजेड है, तो उन दोनों को आप तो इक्वली ट्रीट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उसके साथ में क्या हो रहा है, वो फिजिकली कितनी हार्डशिप का सामना कर रहा है। तो पॉइंट यहाँ पर यही आ जाता है कि ह्यूमन एंडीवर जो है ना, वो कहीं ना कहीं 5 मेन चीज़ों पे बेसिस होती है। लॉ, एथिक्स, मॉरलिटी, विजडम, कंपैशन, ये लिख लेना आप, पांचों की पांचों चीज़ें, इन पे एथिक्स में क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, वो चीज़ें अगर हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देंगे तो जस्टिस कैसे डिलीवर होगी? जस्टिस तो तभी होगी ना जब एक एक इंडिविजुअल को सेटिस्फैक्ट्री उनको खुद की जस्टिस मिले। ठीक है, तो जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। और ये आर्टिकल आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ ये डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू।